हेलो साथियों, कैसे हो। मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो साथियों, इस वीडियो में मैं क्लास 10th से सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का इतिहास हिस्टोरी से आपको जो इम्पोर्टेंट है पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है उस सभी को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद। आपको जो पढ़ना है पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें जो इम्पोर्टेंट वीवीआई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, और ऑप्शन नंबर सी है यूरोप, और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी एशिया। तो इटली और जर्मनी यूरोप में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, मेजेनी का संबंध किस संगठन से था। मेजेनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन नंबर ए है लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोनरी, और ऑप्शन नंबर सी है फिलिक हेंटारिया, और ऑप्शन नंबर डी है डाइट। तो मेजिनी का संबंध था, वो संगठन का नाम था कार्बोनरी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है रूस, और ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन नंबर डी है पर्सा। इसका 4 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस में राजदूत, और ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5 का। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ये देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 और 14 में पूछा गया है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन नंबर ए है सिपाही, ऑप्शन नंबर बी है किसान, ऑप्शन नंबर सी है जमींदार, और ऑप्शन नंबर डी है नाविक। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 6 का, जो कि है नाविक, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 2014-16 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए है लुई 18वां, ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन बोनापार्ट, और ऑप्शन नंबर सी है नेपोलियन थर्ड, और ऑप्शन नंबर डी है बिस्मार्क। तो 7 का जो ऑप्शन सही होगा वो नेपोलियन बोनापार्ट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी। ऑप्शन नंबर ए है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन नंबर बी है व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर सी है विद्वानों की, और ऑप्शन नंबर डी है पादरी एवं सामंतों की। तो 8 का जो है सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ये 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है मेजिनी, ऑप्शन नंबर बी है हिटलर, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क, और ऑप्शन नंबर डी है विलियम वन। तो 9 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1884 ईस्वी,
ऑप्शन नंबर बी है 1866 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1870 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1871 ईस्वी। तो 10 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी यानी 1871 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है यूनान, ऑप्शन नंबर सी है तुर्की, और ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो यूनान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12 नंबर में है, नेपलस की क्रांति कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1820 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1821 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1822 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1823 ईस्वी। तो 12 का सही ऑप्शन जो है 1821 ईस्वी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? 13 नंबर, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है हंगरी, और ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। तो 13 का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ऑप्शन ए है 1836 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1832 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1842 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1830 ईस्वी। तो 1832 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था यूनान को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1832 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1815 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1810 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1831 ईस्वी। तो 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ऑप्शन ए है 1828 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर बी है 1829 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1830 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1931 ईस्वी। तो 16 का जो सही ऑप्शन है वो 1829 ईस्वी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ऑप्शन ए है तुर्की रूस, ऑप्शन बी है यूनान पोलैंड, और ऑप्शन नंबर सी है तुर्की हंगरी, और ऑप्शन नंबर डी है हंगरी पोलैंड। तो 17 का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तुर्की और रूस के बीच। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन ए है पर्शा और ब्रिटेन, ऑप्शन बी है ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस और पर्शा, और ऑप्शन नंबर डी है पर्शा और रूस। तो 18 का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और पर्शा के बीच हुआ था, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन, और ऑप्शन नंबर डी है तुर्की। तो इसका 19 का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो 20 का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए यानी रूस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर में, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और मोस्ट वीवीआईपी प्रश्न है। सन 1870 में फ्रांस और पर्शा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्शा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है सेडान, ऑप्शन नंबर बी है सेडेवा, और ऑप्शन नंबर सी है साइडान, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रैंकफर्ट। तो 21 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी सेडान में हुआ था। ये आपका पहला चैप्टर हिस्ट्री का जो कि क्लास 10th का है, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये आपका वीवीआई जितने भी उसमें से ऑब्जेक्टिव हो सकते थे उसको यहाँ पूरा हुआ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए एक नोट से है कि एनसीईआरटी का जो मैथ है वो लेसन बाय लेसन और बिल्कुल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उदाहरण सहित आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं और अधिक से अधिक आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।